स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च का मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो रिसर्च जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एमए में रिसर्च रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो ले रखा है, जो पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। प्राथमिक आंकड़े एकत्रण की विधियां। लास्ट चैप्टर के अंदर में हमने पढ़ा कि भाई आंकड़े होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है ना। तो ये प्राथमिक आंकड़े के जो होते हैं वो किन किन विधियों और किन किन स्रोतों से, कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, और स्रोत क्या क्या है, हम उनको जानेंगे कि भाई इन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला जो आता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मेथड आता है, जहाँ जिससे हम क्या करते हैं कि प्राइमरी आंकड़ा, ठीक है ना, प्राइमरी डाटा प्राप्त करते हैं हम। ठीक है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये स्रोत भी है अवलोकन, और क्या है, ये एक विधि भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या जो करने वाले हैं, उसमें हम एक तो अर्थ क्या है इसका, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विशेषताएं क्या क्या हैं ऑब्जर्वेशन की, इसके गुण क्या क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, और अवलोकन के प्रकार क्या क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना क्या कीजिए, चैनल जो है सब्सक्राइब करवाइए। अब मेरे पास कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, तो आप लोग ही मतलब जो है जो कहते हैं पब्लिसिटी या प्रचार जो है वो आप लोग ही करेंगे, आप लोग ही सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है, तो आप लोग अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए और मैं अपने कर्तव्य को। चलिए दोस्तों, अवलोकन के बारे में समझते हैं कि अवलोकन क्या चीज है। ठीक है ना। इसके आज डिटेल से, आज के बाद आपको अवलोकन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी आपको अवलोकन को लेके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या, प्रकृति तथा समाज को जानने के लिए मानवीय जिज्ञासाओं की संतुष्टि के क्रम में अवलोकन सबसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम प्रकृति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समाज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या हमारे अंदर कोई जिज्ञासाएं हैं, है ना, तो उन जिज्ञासाओं की संतुष्टि के लिए, उन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए प्राचीन काल से, ठीक है, और एक प्रभावित विधि है, वो है अवलोकन। ठीक है ना। क्या है, प्राचीन काल से उतारा आ रहा है। ठीक है। अरस्तु के टाइम से ही अवलोकन का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। अब क्या है दोस्तों, यह सही है कि सभी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, हर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं होता है, वो जांच पड़ताल नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सही है कि सभी व्यक्ति अवलोकन करते हैं दोस्तों, हम लोग अवलोकन करते हैं। ठीक है ना, हर एक प्रत्येक व्यक्ति अवलोकन करता है। दरअसल हमारे सामने घटित हो रही घटनाएं ही हमारे मनोमस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न पैदा कर देती हैं। जब भी हमारे सामने कोई घटना घटित होती है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। वो ये प्रश्न होते हैं कि ये घटना क्यों घटी, अभी क्यों घटी, इससे पहले ये घटना कहाँ घटी थी, इस घटना के घटित होने के क्या क्या कारण हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में भविष्य में अधिक मात्रा एवं गहराई से अवलोकन करते हैं, और हम क्या करते हैं, फिर अवलोकन चालू कर देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की अगर कोई घटना आए तो हम उस घटना को रोक सकें, उस समस्या को रोक सकें, उस प्रॉब्लम को रोक सकें। ठीक है ना। तो क्या हम लोग अवलोकन करते हैं। वैज्ञानिक भी जो परीक्षण करते हैं वह भी अवलोकन प्रक्रिया से जुड़ते हैं दोस्तों। क्या वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक लैब में बैठ के
क्या बोलते हैं अलग अलग तरह के प्राकृतिक विज्ञानों पे क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो वो भी किस में आता है, वो अवलोकन में ही आता है। इसलिए गुड्डे और हट ये विद्वान है एक, इनका कथन है विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन पर ही लौट आता है। तो क्या है, विज्ञान जब भी होगा तो अवलोकन से चालू होगा। मतलब हम क्या करेंगे, कारण प्रभाव को चेक करेंगे कि भाई अगर क्या बोलते हैं इस दवाई की मात्रा ज्यादा कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस दवाई की मात्रा कम कर दी जाए तो इसका मरीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से अवलोकन विज्ञान जो है इस अवलोकन से ही शुरू होगा और अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन पे ही लौट आएगा। मतलब हमने फिर वो एक दवाई बना ली, तो फिर उस दवाई को फिर हम उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए क्या करेंगे, फिर उस दवाई का एक व्यक्ति पे प्रयोग करेंगे और उसका प्रभाव प्रभाव चेक करेंगे, अवलोकन करेंगे इस चीज का कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जो हमने दवाई बनाई है। ये कथन अवलोकन की महत्ता को सिद्ध करता है दोस्तों। ठीक है, अब अर्थ और विशेषताएं क्या है, शाब्दिक दृष्टि से कुछ देखना ही अवलोकन है। ठीक है ना, क्या मतलब आप कुछ देख रहे हो तो आप अवलोकन कर रहे हो, परंतु अवलोकन जो है इससे बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ देखना ही अवलोकन है, ऐसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है, कुछ सीखने हेतु किसी वस्तु या व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक ध्यान पूर्वक देखने का कृत्य अवलोकन है। तो क्या है कि अवलोकन तब कहलाएगा जब आप कुछ सीखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी वस्तु व्यक्ति घटना को निश्चित अवधि तक, ठीक है ना, निश्चित अवधि तक, ये नहीं कि आप जिंदगी भर देखोगे, नहीं, कुछ निश्चित अवधि तक देखोगे, ठीक है ना, और ध्यान पूर्वक देखोगे। क्या करो, ध्यान पूर्वक देखोगे, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक देखोगे, तो वो देखने का कृत्य क्या कहलाएगा, अवलोकन कहलाएगा। जो बच्चे एमए में और क्या बोलते हैं एमए वाले बच्चे हैं और पीएचडी कोर्स वर्क वाले, वो बच्चे इस डेफिनेशन को याद कर ले। अगर आपसे पूछेगा कि अवलोकन क्या होता है, तो आपको यही लिखना है कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार कुछ सीखने हेतु किसी वस्तु या व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक ध्यान पूर्वक देखने का कृत्य या कार्य अवलोकन कहलाता है। ठीक है ना, तो इतना लिख दोगे तो आपको वो 2 नंबर दे देगा पक्का। ठीक है, सामान्यता अवलोकन को निरीक्षित या प्रेक्षित भी कह निरीक्षण या परीक्षण भी कह दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों हम इसके अंदर चेक करते हैं, ठीक है ना, क्या कारण प्रभाव चेक करते हैं, किसी चरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, एक चर चर का दूसरे चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो चेक करते हैं। तो ये क्या है, ये इसी को ही इसको निरीक्षण या परीक्षण भी कह दिया जाता है। किंतु देखने के अर्थ में होते हुए भी अवलोकन अधिक सार्थक भाव देता है। ठीक है ना, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं, कभी तो सभी को अवलोकन कहना उचित नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों सब कुछ देखने के पीछे उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है ना, है ना, अब हम क्या बोलते हैं, सुबह उठते हैं, छत पे गए, बालकनी में गए, हमने आकाश देखा, देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे न तो कोई उद्देश्य, न हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमें हमें जब कुछ सीखने को मिले और उसका कोई विशेष उद्देश्य हो तभी अवलोकन होगा, अदरवाइज अवलोकन नहीं होगा। ठीक है ना, अवलोकन में चेतना पूर्वक, ठीक है ना, चेतना पूर्वक, ध्यान पूर्वक, बोध पूर्वक, ठीक है ना, कुछ सीखने के लिए की दृष्टि सम्मिलित है। ठीक है ना, तो क्या ध्यान पूर्वक होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, बोध पूर्वक दृष्टि सम्मिलित होनी चाहिए। अवलोकन में मुख्यतः आंखों की भूमिका होती है, प्रति अवलोकन परंतु अवलोकन प्रक्रिया में सभी इंद्रियों की भूमिका होती है, आंख, नाक, कान, जीभा, ये सब अवलोकन में आ जाते हैं। ठीक है ना, अब पीवीएन के अनुसार एक डेफिनेशन है, घटनाओं के स्वतः घटित होते समय आंखों द्वारा उनका एक सुविचारित अध्ययन, ठीक है ना, सुविचारित अध्ययन अवलोकन कहलाता है। तो ये पीवीएन की डेफिनेशन है, आप इसे भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, अब अवलोकन की विशेषताएं क्या क्या है साथियों, हम ये समझेंगे कि अवलोकन की उद्देश्य क्या बोलते हैं, विशेषताएं क्या, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। आप जो भी देख रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो वो अवलोकन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, आप आकाश को देख रहे हो, आपने घर से बाहर निकले जानवर को देखा, वो अवलोकन नहीं है। लेकिन किंतु आपके बॉस ने आपके आपके बॉस ने काम दिया कि आज आपको शेयर बाजार
बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव को देखना है, को देखना है, देखना देखना है, ताकि ताकि हम इन्वेस्टमेंट मेंट कर सकें, ठीक है ना, कर सकें। तो क्या है, ये जो अवलोकन होगा, अब आप क्या करोगे, पूरे दिन बैठ के बाजार में जो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये उद्देश्यपूर्ण है, क्या है, ये उद्देश्यपूर्ण है, क्यों, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और तो क्या हो गया, ये क्या, इसका एक विशेष उद्देश्य है, ठीक है ना। एक तो आपके बॉस ने आज्ञा दी है, ठीक है ना, वो इस चीज के पैसे देता है आपको। और बॉस क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर बाजार में। तो क्या हो गया, ये उद्देश्यपूर्ण है। तो ये इस तरह का अवलोकन, ये अवलोकन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, है ना। तो क्या हो गया कि कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, अगर उद्देश्य नहीं है साथियों तो फिर वो अवलोकन की कैटेगरी में नहीं आएगा साथियों, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नियोजित एवं व्यवस्थित। अब अवलोकन जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए, ठीक है ना, योजनापूर्ण होना चाहिए, इसमें रणनीति होनी चाहिए। क्या होता है, एक योजना होनी चाहिए, योजना और रणनीति, ठीक है ना, रणनीति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो है ना, हो तो, क्योंकि अगर ये योजना और ये रणनीति नहीं होगी ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक श्रेणी की का अवलोकन नहीं माना जाएगा, है ना। अवलोकन 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 नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है, एक योजना बनानी है, रणनीति बनानी है, ठीक है। तो आप जब योजना और रणनीति बना के किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या होगा, वो आ जाएगा आपका वैज्ञानिक अवलोकन की वैज्ञानिक श्रेणी में आ जाएगा साथियों। तो आपको ये बात याद रखनी है। इंद्रियों का प्रयोग, ठीक है साथियों, क्या, इंद्रियों का प्रयोग। तो इंद्रियों का प्रयोग, भाई बिना इंद्रियों के प्रयोग से आप अवलोकन करोगे कैसे, और इंद्रियों का प्रयोग में आपको आंख ही देखी ही सत्य माना गया है, लेकिन इसके अलावा, ठीक है ना, इंद्रियों के प्रयोग में आंखों आंखों का तो प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है ना, आंखों का प्रयोग तो होगा ही, साथ में क्या होगा आपका नाक, कान, ठीक है ना, इनका इनका भी, जीभ का, ठीक है ना, जीभ, इनका भी प्रयोग शामिल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, इनका भी प्रयोग शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी आपका अवलोकन की विशेषता है, ठीक है ना, कि इंद्रियों का प्रयोग, इसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है, ठीक है। सूक्ष्मता, अगला कौन सा विशेषता है, वो है सूक्ष्मता, ठीक है। सूक्ष्मता या सटीक ढंग से देखने की यह विधि इस आधार पर टिकी है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको ताकि अच्छे से, ये क्या है, सूक्ष्मता या सटीक ढंग से देखने की यह विधि, सूक्ष्मता या सटीक 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 ढंग से देखने की विधि से देखने की यह विधि इस आधार पर टिकी है, आधार पर टिकी है कि चाहे व्यापक पैमाने पर कुछ दिखाई ना देता हो, कि चाहे व्यापक व्यापक पैमाने पर कुछ न दिखाई देता हो
किंतु जितना दिख रहा है वह सूक्ष्म गहन गहन सटीक हो, परंतु परंतु जो दिख रहा है वह क्या हो, सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो, सटीक हो, गहन हो तथा विशिष्ट हो। ठीक है ना, तो क्या होगा, विशिष्ट हो। तो क्या है कि ये भी सूक्ष्मता अवलोकन की विशेषता है कि भाई आप सूक्ष्म वो करोगे। ठीक है ना, आप अब मान लो किसी समाज में आप किसी जनजातीय समूह का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है ना, अवलोकन कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप 1 महीने तक अवलोकन करोगे तो 1 महीने की सारी घटनाएं ही लिखोगे, नहीं। उसमें सूक्ष्मता होनी चाहिए, जो चीज आपको चाहिए आपको वो सूक्ष्म रूप में उसका अवलोकन करना पड़ेगा। जैसे शादी विवाह में जनजातीय समूह किस तरह से किन रीति रिवाजों, किन प्रथाओं का प्रयोग करता है, ठीक है, उनका कल्चर कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको सटीक, विशिष्ट और गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब मान लो सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं, जनजातीय समूह के लोग सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं, उठ के ब्रश या दातुन करते हैं, तो वो तो हर कोई करता है ना, उसका अवलोकन नहीं कर सकते। या वो खाना खाते हैं तो आप उसका भी अवलोकन नहीं कर सकते। हाँ, खाने में अगर कोई विशेष चीज खाते हैं तो उसका अवलोकन किया जा सकता है कि भाई इनका एक ये विशेष भोजन है और ये इसे शादी विवाह में या किसी विशेष अवसर पर खाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि भाई व्यापक पैमाने पैमाने पर कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा हाँ यार ये लोग तो हमारी तरह ही सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, काम पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रात को जो भी है सो जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो ये तो व्यापक पैमाने पे हो गया। लेकिन सूक्ष्म स्तर पे क्या होता है कि ऐसी कोई चीज होगी जो वो हम लोगों से अलग करते होंगे। हो सकता है शाम को वो आपस में समाज में बैठ के एक दूसरे से समस्याओं का के बारे में बात करते हो, ठीक है, या त्योहार वगैरह में वो कुछ विशेष करते हो, तो ये क्या सूक्ष्मता होनी चाहिए। ठीक है, चयनात्मक क्या है, सिलेक्टिव किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में समझते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है ना, किसी वैज्ञानिक या शोधकर्ता के सामने घटित होने वाली सभी घटनाएं अध्ययन का हिस्सा नहीं होती। कि मतलब अगर मान लो दोस्तों सभी घटनाएं, ठीक है ना, सभी घटनाएं घटनाएं अवलोकन का हिस्सा नहीं हो सकती, का हिस्सा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब दोस्तों की जैसे कि हम पहले काफी समय से एक सम प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे थे कि महिला घरेलू हिंसा, क्या, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। अब क्या बोलते हैं, अब मान लो कहीं हम सड़क पे चल रहे हैं और वहां हिंसा हो जाए, ठीक है, या फिर दो पड़ोसियों में हिंसा हो जाए, ठीक है, या इस तरह दो दो ड्राइवर में झगड़ा हो जाए, या इस तरह का कोई कृत्य हो जाए, तो क्या इसको अवलोकन की दृष्टि में लेना उचित होगा? क्या इसका चयन करना, हम इसका चयन कर ले, क्या फायदा होगा? हमें तो घरेलू हिंसा के बारे में हम घरेलू हिंसा एक समस्या है, हमको इससे संबंधित अवलोकन करना है। तो हमें ऐसी ही समस्या का अवलोकन करना पड़ेगा जिसमें घरेलू हिंसा होती हो, ठीक है ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। हम सड़क में हिंसा हो गई, दो लोग आपस में झड़ गए, दो संप्रदाय आपस में भिड़ गए, दो पड़ोसियों ने झगड़ा कर लिया, दो ड्राइवर आपस में लड़ गए, तो ये सारी घटनाएं अवलोकन का हिस्सा नहीं हो सकती। ठीक है ना, वही घटनाएं अवलोकन का हिस्सा होंगी जिसका संबंध आपकी परिकल्पना से है और जिसका संबंध किससे है, आपकी समस्या से। ठीक है ना, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना, मिटा देता हूँ इन सबको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या है, चयनात्मक का संबंध क्या है कि जो भी आप अवलोकन करेंगे, अवलोकन, उसका संबंध, ठीक है ना, संबंध किससे होना चाहिए, आपकी शोध परिकल्पना
समस्या, शोध समस्या और उद्देश्य से होना चाहिए। अदरवाइज वो चयनात्मक के श्रेणी में नहीं आएगा, अवलोकन का उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला अगला हम उठाते हैं, है अनुभव मूलक अध्ययन। ठीक है ना, क्या है? अनुभव मूलक अध्ययन। अनुभव मूलक से तात्पर्य प्रयोगों एवं अनुभवों के एकत्रण तथ्यों से है। ठीक है ना, कि मतलब आप इसमें क्या करोगे, कुछ प्रयोग करोगे। क्या करोगे? प्रयोग करोगे। ठीक है ना, और क्या करोगे? प्रयोग करोगे और क्या करोगे इसके अंदर दोस्तों? अनुभव अनुभव और उसका क्या करोगे? उससे अनुभव प्राप्त करोगे। उससे क्या करोगे? अनुभव 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 कैसे दोस्तों? कुछ अनुभव प्राप्त करोगे। ठीक है ना, अब सामाजिक विज्ञान में ना, सामाजिक विज्ञान में प्रयोग करना कठिन है। क्या है? प्रयोग करना करना कठिन है, करना कठिन है। ठीक है, लेकिन जो वैसे आपका प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग करना सरल है। जैसे कि हम क्या करेंगे कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि भाई एक दवाई बना रहे हैं, दवाई दवाई अगर हम दवाई 400 mg की बनाते हैं तो उसका प्रभाव क्या है? ठीक है ना, प्रभाव, उसका प्रभाव क्या है? अगर हम 600 mg की बनाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है ना, प्रभाव, क्या प्रभाव प्रभाव पड़ रहा है? और अगर हम 800 mg की बनाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है ना, प्रभाव प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, और इसका हम क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। ठीक है ना, अनुभव, इससे अनुभव प्राप्त करेंगे। अनुभव, इससे अनुभव प्राप्त करेंगे। तो ये भी क्या है? ये अनुभव अनुभव मूलक अध्ययन भी क्या है? इसकी विशेषता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इसमें प्रयोग करेंगे और उससे अनुभव प्राप्त करेंगे। इसी को प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना, यही अनुभव मूलक अध्ययन कहलाता है साथियों। तो दोस्तों, डॉट कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्या बोलते हैं, हमारी समस्या क्या थी कि हमारी समस्या में हम इस तरह का प्रयोग कर नहीं सकते दोस्तों। ठीक है ना, कि हम कोशिश करें कि भाई किसी को किसी आदमी को, किसी आदमी को ज्यादा ज्यादा शराब पिला दें, ज्यादा शराब शराब पिला दें और देखें कि भाई वो घरेलू हिंसा करता है या नहीं करता है ना, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये अनैतिक कृत्य है, अनैतिक अनैतिक। ये क्या है? शोध नैतिकता के विरुद्ध है, ये शोध नैतिकता के विरुद्ध है। ठीक है ना, क्या है? शोध नैतिकता के विरुद्ध है। आप इस तरह की कोई शोध नहीं करेंगे, ठीक है ना, जिससे समाज के किसी वर्ग, किसी विशेष या किसी संप्रदाय या किसी जीव जंतु पर्यावरण को हानि पहुंचे, ऐसा शोध शोध नैतिकता की दृष्टि में नहीं आता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, मान्य नहीं होगा वो। तो ठीक है ना, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। ठीक है ना, दवाई वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, आप इसको देख लीजिए। सामाजिक सामाजिक जो सामाजिक जो क्षेत्र है ना, समाज समाज में प्रयोग करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शराब पिलाओगी या नैतिक कार्य हो जाएगा। वैज्ञानिक सुनिश्चितता, क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिक सुनिश्चितता। अब क्या है, निष्पक्षता पर टिकी यह विधि न केवल कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करती, बल्कि एकल या सामूहिक दोनों ही रूपों में काम ली जा सकती है। अब इसमें क्या है कि दोस्तों, ये वैज्ञानिक सुनिश्चितता होती है क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है। और कारण प्रभाव के बारे में बताती है। ठीक है ना, आप अवलोकन करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कारण है और उसका प्रभाव क्या है। तो क्या है? ये वैज्ञानिक सुनिश्चितता इसकी वैज्ञानिक सुनिश्चितता इसकी विशेषता बन जाती है। प्रलेख मतलब आपने जो भी कारण देखा, जो प्रभाव देखा, कुछ विशिष्ट चीज देखी, तो उसको आप क्या कर सकते हो? आप उसका प्रलेखीकरण कर सकते हो। ठीक है ना, आप उसे लिख सकते हो। ठीक है ना, लिख करके उसे आप रख लोगे, यही प्रलेखीकरण कहलाता है। ठीक है ना, प्रमाणीकरण, अवलोकन वह विधि है जिसमें व्यवस्थित तरीके से तथ्यों का परीक्षण नहीं करती, बल्कि सिद्धांतों तथा परिणामों का प्रमाणीकरण भी करती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सिद्धांतों का और उसका क्या प्रमाणीकरण करती है, ये ऐसी विधि है। ठीक है ना, अगर कोई सिद्धांत है तो हम उसका जैसे कि क्या बोलते हैं दोस्तों,
अवलोकन है, आप बार बार करके देख सकते हो और प्रमाणीकरण कर सकते हो किसी भी चीज का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसके अवलोकन के गुण क्या क्या है, तो ये विश्वसनीयता इसका एक बहुत बड़ा गुण है, विश्वसनीयता होती है, ठीक है। ये अवलोकन का सर्वोच्च गुण है क्योंकि इस विधि में जो सामने हो रहा है उसको देखा एवं विश्लेषित किया जाता है, ठीक है ना। कि मतलब क्या है दोस्तों, कर्सर कर्सर, एक मिनट बदल में, कर्सर तो नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है। अब नजर आ रहा है। क्या है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता इसका सबसे बड़ा बड़ा गुण है क्योंकि जो घटना घट रही है ना, घटना घट रही है वो आपके सामने घट रही है, आपके आपके सामने सामने, ठीक है ना। कुछ पीछे नहीं हो रहा है, पीछे पीठ पीछे कुछ भी नहीं हो रहा है, पीछे कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। और आप इसको समय देख रहे हो तो इसको क्या कर सकते हो, इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हो और इसका विश्लेषण कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसमें झूठ और छिपाव की तो कोई संभावना ही नहीं है ना, ठीक है, सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, आपका झूठ नहीं है, झूठ नहीं है इसके अंदर में। तो क्या बोलते हैं, आप जो सामने देख रहे हो उसका उससे निष्कर्ष निकालोगे और विश्लेषण करोगे उसी का। तो क्या है ये विश्वसनीय विधि है, ठीक है ना। क्या है, विश्वसनीय विधि है। स्वाभाविकता, क्या होता है स्वाभाविकता, स्वाभाविकता में है कि भाई जो भी सहज ढंग से घटित हो रहा है ना, क्या, सहज ढंग से घटित हो रहा है ना, सहज ढंग से जो घटित हो रहा है उसे शोधकर्ता, उससे आप क्या कर लोगे, आप या शोधकर्ता जो भी है उससे आप उसको क्या कर लोगे, उसको अंकित कर लोगे, शोधकर्ता कर्ता क्या कर लेगा, उसको नोट कर लेगा, क्या कर लेगा, नोट कर लेगा, ठीक है ना, रोड नोट कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि ये भाई ये क्या हो गया, ये स्वाभाविकता होगी, मतलब कोई स्वाभाविक कोई घटना घट रही है, सहज ढंग से कोई घटना घट रही है, आपने उसको देखा, उसको नोट कर लिया, तो ये क्या है, स्वाभाविकता भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है। सत्यापनशीलता दोस्तों, ठीक है ना। इस विधि में एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि शोधकर्ता अपने प्रयोगों के परिणामों या पूर्व की घटी घटनाओं का पुनर्सत्यापन कर सकता है। कि जैसे कि आप किसी समाज या जनजातीय समूह, जनजातीय जातीय समूह का आपने क्या किया, अवलोकन किया, अवलोकन करके कुछ निष्कर्ष दे दिए, क्या बोलिए, निष्कर्ष दे दिए, ठीक है ना। अब कोई और शोधार्थी या मैं, हम इसका सत्यापन करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसको चेक करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार और अवलोकन हो जाएगा उसका, एक बार और अवलोकन हो जाएगा और वो बात पता चल जाएगी कि भाई ये सत्य है कि नहीं है। तो क्या हो, सत्यापनशीलता करना, सत्यापनशीलता इसका बहुत अच्छा गुण है। अब कोई प्राकृतिक घटना घट रही है, ठीक है ना, प्राकृतिक घटना घटी, प्राकृतिक जैसे भूकंप आया अचानक, है ना, भूकंप, तो आप उसके उस भूकंप आया और उस घटना का आपने एक बार अवलोकन कर दिया, अब दूसरी बार वो घटना कब घटेगी, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो सामाजिक शोध है उसके अंदर सत्यापनशीलता करना आसान है क्योंकि आप दोबारा जाके पुनः उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो, या पूर्व में किसी ने कोई निष्कर्ष दिया है, कोई अवलोकन किया है, तो आज 20 साल बाद, 10 साल बाद भी आप उसका अवलोकन कर सकते हो, उसकी सत्यापनशीलता कर सकते हैं साथ में, ठीक है। गहन अध्ययन, अब दोस्तों जब आप अवलोकन करोगे, है ना, आप अवलोकन करोगे तो आपको कुछ छुपी हुई, ठीक है ना, छुपी हुई और गहरी जानकारियां, ठीक है ना, क्या, गहरी, विशिष्ट और छुपी हुई जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना, छिपी हुई जानकारी मिल सकती है। तो ये क्या है एक इसकी अवलोकन का एक ये बहुत बड़ा गुण है कि गहन अध्ययन इसके अंदर होता है, हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी मिल जाती है। सार्वभौमिक और शास्त्रीय विधि है ये, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, सार्वभौमिक है। अवलोकन वह सर्वकालिक और सार्वभौमिक परंपरागत विधि है क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, ये एक तो सभी सभी विज्ञानों में प्रयोग होती है, ठीक है ना, सभी विज्ञानों में प्रयोग होती है और लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयोग होती है, ठीक है ना, संपूर्ण विश्व में प्रयोग होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अवलोकन हो रहा है तो कहीं और अवलोकन नहीं हो रहा है।
हर जगह अवलोकन होता है, यूरोप, अमेरिका, चीन, भारत, हर जगह अवलोकन जो इस विधि का प्रयोग होता है। और अभी अब से नहीं दोस्तों, प्राचीन काल से होता है, ये प्राचीन काल से ही अवलोकन होता रहता है, ठीक है ना। अरस्तु 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 से पूर्व के जो थे ना, उन्होंने भी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था दोस्तों। तो ठीक है, आप लोगों को आई थिंक ये अवलोकन का क्या गुण है ये समझ में आ गया होगा। अब अवलोकन की सीमाएं या दोष क्या क्या है दोस्तों, अब इसको समझते हैं दोस्तों। ठीक है, क्षेत्र सीमित क्षेत्र है दोस्तों, इसका सीमित सीमित क्षेत्र है। आप हर एक चीज का, हर एक घटना का अवलोकन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दूसरा, ये बड़े समूहों पे लागू नहीं होता दोस्तों। क्या होता है, बड़े समूहों पे लागू नहीं हो सकता। बड़े समूह का अवलोकन कैसे करोगे? अगर किसी 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 आप किसी जनजातीय समूह का आपने अवलोकन करने गए, और वो जनजातीय 5,000 आबादी का है, क्या है, 5,000 आबादी का है, और एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ी एरिया में, समझ 10 किलोमीटर तक के एरिया में ये फैले हुए हैं, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये छोटे क्षेत्र में और छोटी जनसंख्या के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। बड़े क्षेत्र, बड़ी सीमित बड़ी बड़े क्षेत्र और बड़ी जनसंख्या में अवलोकन की जो होता है नहीं हो पाता है सही से, ठीक है। तो क्या है, सीमित क्षेत्र में। उसके बाद क्या है, विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन में अनुपयुक्त। अब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें ये नहीं किया जा सकता, जैसे बहुत सारी सामाजिक घटनाएं, मानसिक, सांस्कृतिक और व्यवहारगत घटनाएं ऐसी हैं जो किसी विशिष्ट प्रकृति की हैं, उनमें तकनीकी पक्ष समाहित होता है। क्या होता है, तकनीकी पक्ष, क्या होता है, तकनीकी तकनीकी पक्ष होता है, ठीक है, तकनीकी पक्ष होता है। और उसका निरीक्षण करना असंभव होता है। क्या होता है, उनका निरीक्षण करना क्या होगा, निरीक्षण निरीक्षण असंभव है, असंभव है दोस्तों। जैसे सहानुभूति, सहानु सहानुभूति, दर्द, ठीक है, दर्द, क्रोध, आप इनका अवलोकन नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे कि भाई इसको क्या क्या ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो ज्यादा क्रोध का क्या है, आप कैसे बताओगे कि भाई ज्यादा है? कोई चीज नंबर्स में होती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप कहा सकते हो कि भाई इसके 5 नंबर है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्रोध में, दर्द में, इन सब चीजों में आप कैसे बताओगे कि ज्यादा कम का कैसे डिफाइन करोगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, और तकनीकी पक्ष, ये चीजें हैं जो अध्ययन में, विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन में अनुपयुक्त है। पक्षपात की संभावना दोस्तों, जब आप अवलोकन कर रहे हो तो आपके कुछ मूल्य होंगे, आपके कुछ मूल्य होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके कुछ मूल्य होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप आपके कुछ मूल्य होंगे और जिनके ऊपर आप अवलोकन कर रहे हो, ठीक है ना। अवलोकित किए जाने वाला समूह, अवलोकित किया जाने वाला समूह, किया जाने वाला वाला समूह, समूह, इनके भी कुछ मूल्य होंगे, इन दोनों के मूल्य होंगे। जैसे आपके मूल्य कैसे प्रभावित करते हैं दोस्तों, जैसे आप पहले ही मान लो कि जनजातीय समूह के लोग गंदे होते हैं, क्या होते हैं, जनजातीय जातीय जातीय समूह के लोग अशिक्षित होते हैं, या शिक्षित नहीं बनना चाहते, शिक्षित शिक्षित नहीं बनना चाहते। तो ये आपका मूल्य है, ये आप आगे क्या है, आपके अवलोकन को प्रभावित कर देगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही अपने दिमाग में एक सब्जेक्ट बना के चल रहे हैं, एक मूल्य लेके चल रहे हैं कि भाई जनजातीय समूह के लोग शिक्षित नहीं होना चाहते, ठीक है। और अवलोकित किया जाने वाला जो समूह है, ठीक है, वो आपको देखेगा, कहेगा यार ये अनजान आदमी आया है, अनजान आदमी आया है। वो आपको, अनजान आदमी को देखते ही वो आपको अपने बारे में, अपने बारे में सत्य क्यों बताएगा, सत्य क्यों बताएगा, ठीक है ना, क्यों बताएगा? आप तो कोई उसके रिश्तेदार नहीं हो, आप उसके जानकार नहीं हो, तो आप पे विश्वास क्यों करेगा? जब वो आप पे विश्वास नहीं करेगा तो आपको सही जानकारियां नहीं देगा, ठीक है ना। या हो सकता है ऐसी जानकारियां दे दे जो गलत है, ऐसी जानकारी दे दे जो गलत है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि भाई पक्षपात की संभावना इसमें बनी रहती है, ठीक है। एक है मापन की समस्या, भाई मापा कैसे जाए, ठीक है ना, मापन की समस्या। क्योंकि जो सामाजिक शोध होते हैं, इसमें जो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक शोध में शोध में मानव व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है ना, व्यवहार अध्ययन किया जाता है, तो मापन की समस्या आती है कि भाई व्यवहार को कैसे मापा जाए। तो एक ये जो समस्या है,
ये बनी रहती है, ठीक है ना। इसमें आप व्यवहार को मापने में बहुत मतलब व्यवहार को मापना एक बहुत कठिन कार्य है, ठीक है ना। और निष्कर्ष निकालना तो फिर और मुश्किल हो जाता है। क्या बोलते हैं, व्यवहार को मापना कठिन कार्य है और निष्कर्ष निकालना एक कठिन कार्य हो जाता है। ज्ञान इंद्रियों की एक सीमा है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आप आंख से देख रहे हो, आंख से देख रहे हो, आप किसी जनजातीय समूह का मेला, जनजातीय समूह का समूह का उत्सव उत्सव देख रहे हैं, उत्सव का अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो आपके आंख की, ठीक है ना, और आपके दिमाग 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 की एक सीमा है, ठीक है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि एक जगह खड़े खड़े सारी सारी घटनाएं भी देख लेंगे, और क्या बोलते हैं वो सारे के सारी सारी घटनाएं देख लेंगे, नहीं देख सकते ना। आपका दिमाग कहेगा भाई सामने देखना है तो आप सामने देखोगे, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, या फिर वहां पे एक कठपुतली का खेल हो रहा है तो आप कठपुतली का खेल ही देख पाओगे, है ना। तो आपके ज्ञान इंद्रियों की भी एक सीमाएं हैं। तो ये सारे क्या है दोस्तों, अवलोकन की सीमाएं या दोष हैं, जो मैंने आपको समझाया। होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, तो व्यक्तिगत अवलोकन है एक, और एक है सामूहिक अवलोकन। दोस्तों क्या है सामूहिक अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन में दो अवलोकन आते हैं, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। और अनियंत्रित अवलोकन के चार प्रकार हैं, पूर्ण सहभागी पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, तीन प्रकार हैं सॉरी, और असहभागी अवलोकन, ठीक है ना। तो ये इनको भी हम आज के लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कल फिर हम पढ़ेंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या होता है। आज हम अवलोकन को समाप्त करेंगे। अब नियंत्रित अवलोकन क्या है, क्या होता है दोस्तों, जब अवलोकित की जा रही घटना या गतिविधि, आप मतलब आप किसी घटना या किसी गतिविधि को देख रहे हो ना, ठीक है ना, और व्यवस्थित और व्यवस्थित और नियंत्रित ढंग से निष्पादित कर जब आप आंकड़े एकत्रित करते हो, तो यह विधि नियंत्रित अवलोकन कहलाती है। मतलब इसमें सब कुछ नियंत्रित ढंग से होता है, ठीक है ना। आपका पूर्ण नियंत्रण रहता है, आप जो अवलोकन करने जा रहे हो उस पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। आप जाओगे समूह के बीच में, जाओगे देखोगे, और आपके पास रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने का या लिखने का जो भी यंत्र होगा, आप उससे लिखोगे, वो करोगे, और फिर आप एकत्रित किए जाओ, उससे आंकड़े एकत्रित करोगे, और फिर उससे जो निष्कर्ष निकालोगे, तो ये क्या होगा, नियंत्रित अवलोकन कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो है ये प्रयोगात्मक और परीक्षणात्मक शोध का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब जैसे वैज्ञानिक जो शोध करते हैं ना, कि भाई 200 mg की दवाई का क्या असर है, प्रभाव है, ठीक है ना, प्रभाव, ठीक है ना, क्या प्रभाव, इफेक्ट है, प्रभाव है, इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर 300 mg की एक दवाई बनाई, उसका क्या प्रभाव है, ठीक है ना, प्रभाव है, क्या प्रभाव है, उसको भी नोट कर लेंगे। फिर 400 mg की बनाई, ठीक है ना, और फिर उसका प्रभाव जो है उसको भी क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो क्या हो गया, ये क्या है, ये व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यवस्थित और नियंत्रित, मतलब शोधकर्ता का पूर्ण नियंत्रण है इसमें, शोधकर्ता का पूर्ण नियंत्रण है। अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है, अवलोकन की यह विधि या प्रक्रिया जिसमें घटित हो रही गतिविधियों या क्रियाकलापों पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, दो संप्रदायों में झगड़ा हो गया, दायों में झगड़ा हो गया, तो आप इसको क्या नियंत्रित कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है ना। बल्कि एक तरफ होकर आप स्वाभाविक और वास्तविक रूप से घटित हो रही गतिविधियों को देखोगे, ठीक है ना। मतलब अर्थात अपनी ओर से कोई प्रयोग नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दवाई वाले केस में क्या हो रहा था कि आप कम ज्यादा करके देख रहे थे, क्या हो रहे थे, आप कम ज्यादा करके देख रहे थे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप उसको नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे किसी इस घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, अनियंत्रित अवलोकन। आप अनियंत्रित तरीके से, जैसे समाज के अंदर कोई क्या बोलते हैं, कोई उत्सव है किसी जनजातीय समूह का, ठीक है, तो आप उसको देख रहे हो, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हो रहा है उस समाज के उस क्या बोलते हैं, उस उत्सव के अंदर किसी बकरे की बलि दी जा रही है, तो आप क्या हो, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक बकरी की बलि दे दी, अब एक बड़े बकरे की बलि दे के देखो, नहीं, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या है, तटस्थ रूप से एक तरफ होके आप उस सारी घटनाओं को नोट करते रहोगे। ये क्या होता है, अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है। मतलब अर्थात अवलोकन करने वाले शोधकर्ता का
घटित हो रही घटनाओं और क्रियाकलापों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसे अनियंत्रित कहते हैं। और जब घटना और गतिविधियों पर नियंत्रण होता है तो वो क्या होता है, नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। अब क्या है पूर्ण सहभागी अवलोकन, ठीक है ना, ऐसा अवलोकन जिसमें शोधकर्ता तथा अवलोकित समूह का ही एक अंग बनकर, ठीक है ना, उसकी अधिसंख्यक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा समूह के आंतरिक गतिविधियों को देखता है, वह पूर्ण सहभागी अवलोकन कहलाता है। जैसे साथियों जनजातीय समूह है, जनजातीय समूह है, और मैं उसका क्या बोलते हैं, इनके इनके व्यवहार आदि का क्या करना चाहता हूँ, अवलोकन करना चाहता हूँ, अवलोकन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन जातीय समूह का एक हिस्सा बन जाऊंगा। क्या, जनजातीय जातीय समूह का क्या बन जाऊंगा, एक हिस्सा बन जाऊंगा, एक सदस्य बन जाऊंगा, सदस्य बन जाऊंगा। और फिर जितनी भी गतिविधियां होंगी, ठीक है ना, उन सभी गतिविधियों में भाग लूंगा, गतिविधियों में विधियों में भाग लूंगा। और ये क्या कहलाएगा, पूर्ण सहभागी, मतलब मैं पूर्ण सहभागिता कर रहा हूँ और वो भी पूर्ण सहभागिता कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्ण सहभागी अवलोकन कहलाएगा। मतलब इसमें मैं क्या बोलते हैं, जिनका जिस जिस समूह का जिस घटना का अवलोकन किया जा रहा है उसका एक हिस्सा बन जाऊंगा, ठीक है ना। कि जैसे कि भाई मैं अवलोकन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करते हैं और उस समय डॉक्टर के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, डॉक्टर का व्यवहार क्या होता है। तो जैसे मैं उसका हिस्सा बन गया, मैं एक नर्स की भूमिका में आ गया और मैं डॉक्टर के संग बैठ के उसका वो ऑपरेशन देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये सहभागी हो गया, पूर्ण सहभागी, मतलब पूर्ण सहभागिता हो रही है। जनजातीय समूह भी पूर्ण सहभागी रहेगा, ठीक है, उसको एक सदस्य की तरह स्वीकार करेगा, ठीक है ना। अब सहभागी अवलोकन के गुण क्या है, गहन अध्ययन, मतलब आपको छोटी से छोटी और गहरी जानकारियां इसमें प्राप्त हो जाती हैं सहभागी अवलोकन में, ठीक है ना। प्रत्यक्ष अध्ययन, मतलब जो कुछ आप देख रहे हो आंखों के आमने सामने देख रहे हो। सत्यापनशीलता है, मतलब आप उसको सत्यापित कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लचीलापन, मतलब आप जब घटना आपके सामने हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके अंदर मुझे परिवर्तन करने की जरूरत है, तो आप परिवर्तित कर लोगे, ठीक है ना। तो क्या हो, इसमें लचीलापन रहता है, आप अपनी टेक्निक्स, अपनी विधि, अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हो सहभागी अवलोकन के अंदर में, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या बोलते हैं, आप अवलोकन कर रहे हो, आप कागज और पेन लेके गए, ठीक है ना, कॉपी और पेन लेके गए। फिर बाद में आपको लगा नहीं यार ये तो यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं इतना कैसे लिखूंगा। तो आपके पास लचीलापन रहेगा, आप फटाफट क्या ले आओगे, कैमरा, वीडियो कैमरा ले आएंगे, या इस तरह का आप वहां पे कैमरे फिट करवा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप और कोई मेथड्स यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें लचीलापन रहता है, ठीक है ना। कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप किसी समूह के सदस्य बनते हैं, ठीक है ना, उसके सहभागी बन जाते हैं, तो आपका क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपका कौशल बढ़ता है, ठीक है ना। ये भी तो एक बहुत, अपने आप को दूसरों के परिवेश में ढालना, ठीक है ना, और उसके अनुकूल बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। आज आप शहर में रह रहे हो, ठीक है, आप शहर के ऐशो आराम में जी रहे हो, लेकिन आपको एक जनजातीय समूह में रहना है, तो वहां पे उस हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन चूंकि आप ये काम कर लेते हो तो आपका कौशल भी बढ़ता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है साथ में। अब सहभागी अवलोकन के दोस्त दोस्त क्या है, पूर्ण सहभागिता असंभव। अब दोस्तों ये बताओ कि जब आप ऐसे किसी क्या बोलते हैं समूह का हिस्सा बनोगे, तो क्या वो आपको आपकी सहभागिता करेगा, क्या आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा दोस्तों। तो क्या है, पूर्ण सहभागिता असंभव होती है दोस्तों, ठीक है ना। ऊपरी तौर पे बेशक वो आपको सहभागिता, जैसे कि आप कह रहे हो कि आप जनजातीय समूह में आप गए और आपने कहा कि भाई मैं आपका आपका अवलोकन करना चाहता हूँ, और मैं जो यहाँ से निष्कर्ष लूंगा या कुछ बातें जो है सरकार को बताऊंगा, और वो आपको फायदा उठाएगी। तो ऊपरी तौर पे तो वो आपको सहभागिता करेंगे, लेकिन आंतरिक तौर पे वो पूर्ण सहभागिता नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनके मन में कुछ अविश्वास और रहेगा आपके खिलाफ, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता का अभाव, ठीक है ना, तो वस्तुनिष्ठता का अभाव रहेगा, है ना। तो क्या है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव इसके अंदर पाया जाएगा साथियों। आज लाइट भी चली गई तो इस वजह से बहुत दिक्कत है। अब दोस्तों क्या है कि पूर्ण सहभागिता का अभाव, सॉरी, वस्तुनिष्ठता का इसके अंदर अभाव रहता है,
क्योंकि मानव तथा उसके मूल्य सारे पर्यावरणीय कारकों से आबद्ध हैं। घृणा, प्रेम, क्रोध, स्नेह, एकजुटता, मान, समर्पण, स्वार्थ तथा प्रतिशोध इत्यादि को समझना एक जटिल विषय है, क्योंकि इन मानवीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में विशेष में विश्लेषित किया जाता है। वैसे शोधकर्ता जो होता है ना, उसके भी अपने कुछ सांस्कृतिक दृष्टिकोण होते हैं, जिससे वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना? और अवलोकित समूह जो है, उसको पराया समझकर उससे अपना वास्तविक व्यवहार नहीं करता है। तो क्या है, वस्तुनिष्ठता का इसके अंदर अभाव रहता है, ठीक है ना? दोनों पक्षों में विषय निष्ठता बनी रहती है दोस्तों, ठीक है? तो क्या है कि भाई वस्तुनिष्ठता का अभाव रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना? पक्षपात रहेगा ही रहेगा इसके अंदर। अनैतिक कृत्य दोस्तों, अब किसी समूह में घुस जाना, समूह का हिस्सा बनना और उसके राज उसके जो राज हैं, ठीक है ना? राज, उसके क्या है, जानकारी, जान जानकारी उसकी जानकारी एकत्र करना एक अनैतिक कृत्य है दोस्तों, ठीक है ना? वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, ठीक है? वो उसका क्या बोलते हैं, अपने परिवार के संग, अपनी वाइफ के संग और बाकी सदस्यों के संग किस तरह का व्यवहार करता है, इन सब बारों की जानकारी करना, इनका अवलोकन करना, ये क्या है, ये अनैतिक कृत्य है, ठीक है? समूह व्यवहार में परिवर्तन, अब दोस्तों जैसे ही समूह के सदस्यों को पता चलेगा कि एक अनजान अनजान व्यक्ति व्यक्ति हमारे बीच है, तो क्या होगा कि जो समूह है ना, वो अपना व्यवहार चेंज कर देगा, कृत्रिम व्यवहार करेगा, बनावटी व्यवहार करेगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, समूह व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। सामान्यीकरण करना संभव नहीं है दोस्तों, तो क्या है, सामान्यीकरण करना संभव नहीं है। किसी छोटे समूह पे आप कुछ किसी किसी छोटे समूह को अवलोकित कर लोकित कर कर आप कोई सामान्यीकरण देते हो, ठीक है ना? अवलोकित कर सामान्यीकरण देते हो, करण करण देते हो और सब पर पर लागू करते हो, ये संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? ये क्या है, संभव नहीं है, ये क्या है, ये असंभव है, ठीक है ना? आप 10 लोगों का अवलोकन करके उसको हजारों लाखों लोगों पे लागू नहीं कर सकते, ठीक है? अब क्या है, भूमिका सामंजस्य में कठिनाई, आप जिस समूह का सदस्य बन रहे हो, ठीक है ना, समूह का सदस्य बन रहे हो, वो आपको किस रिश्ते से देखे, क्या मित्र समझे, भाई समझे, बहन समझे, अंकल समझे, वो इस रिश्ते को क्या नाम दे, ये बहुत कठिन काम है, ठीक है ना? इसमें कठिनाई है, और आप उसको क्या कहोगे, सर कहोगे, अंकल कहोगे, चाचा, भाई, क्या कहोगे? तो ये क्या है, भूमिका सामंजस्य में बड़ी कठिनाई है। खर्चीली और अधिक समय लगता है, अब आप किसी समूह का अध्ययन कर रहे हो, तो आपको 2 महीने, 4 मंथ या 1 ईयर तक आपको रुकना पड़ेगा वहां पे, तो क्या होगा, खर्चा बहुत होगा, बार बार शहर आना जाना, है ना? जहाँ से आप अपने घर जाओगे, फिर किसी विशेष टाइम पे वहां जाओगे, तो क्या है, समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, साल साल, 2 2 साल, 3 3 साल लग जाता है, ये लग जाता है। सांस्कृतिक जटिलताएं हैं दोस्तों, तो क्या है, सांस्कृतिक जटिलताएं हैं, प्रत्येक भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, समुदाय की अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली होती है, ठीक है ना? जीवन शैली अलग अलग होती है, ठीक है? तो अलग अलग जीवन शैली है, अलग अलग सब कुछ है। तो आपने क्या बोलते हैं, यूपी के किसी समूह का अध्ययन किया, फिर एमपी के किसी समूह का अध्ययन किया, और दोनों की सांस्कृतिक संस्कृति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो क्या है, सांस्कृतिक जटिलताएं आ जाती हैं साथियों। आ जाओ, पानी भरे कर दिए दीदी, मैं 2 मिनट में फ्री हो जाऊंगा तब भरूंगा, ठीक है? फिर आता है अर्ध सहभागी अवलोकन, ठीक है ना? ये अवलोकन की वह विधि है जिसमें न तो पूर्ण सहभागी होगा, जैसा कि पीछे बताएगा, न अर्ध सहभागी, न मतलब बिल्कुल किनारे भी नहीं होगा, ठीक है? मतलब बीच का रास्ता होगा। ये अर्ध सहभागी मतलब किसी विशेष मौके पे, ठीक है? जैसे किसी शादी, उत्सव, महोत्सव इत्यादि पे हम लोग
उसका क्या करेंगे हम उसमें अवलोकन करेंगे, ठीक है ना। सब ये अर्ध सहभागी मतलब आधा सहभागी कर रहे हैं हम, पूर्ण सहभागी नहीं। फिर अर्ध सहभागी अवलोकन आ जाता है दोस्तों। अर्ध सहभागी अवलोकन किसी समूह, समुदाय, गतिविधि या घटना इत्यादि का किसी शोधकर्ता द्वारा तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ भाव से शुद्ध अवलोकन किया जाता है तथा शोधकर्ता उसमें अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। मतलब कि भाई जैसे कोई किसी जनजातीय समूह या किसी समूह का कोई उत्सव है, ठीक है ना, तो हम गए वहां पे, हम एक तरफ किनारे पे खड़े हो गए और हम वहां पे सब कुछ देख रहे हैं कि भाई कहाँ कठपुतली का नाच हो रहा है, या वो कैसी वेशभूषा पहनी है, क्या खान पान है, एक दूसरे से मिल रहे हैं तो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उधर किनारे में खड़े होंगे और सब कुछ अवलोकन करते रहेंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ मतलब हम किसी पक्षपात इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, तटस्थ रहेंगे, किनारे रह के हम करते रहेंगे। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि हम उनके समूह के कोई सदस्य हैं ही नहीं। तो ये क्या है, ये असहभागी अवलोकन, मतलब उसमें हमारी कोई सहभागिता नहीं है, ना उनकी हमारे साथ कोई सहभागिता है, ठीक है ना। ऐसे में सामान्यतः अवलोकन करता समूह का सदस्य नहीं होता है, किंतु समूह के मध्य उपस्थित हो सकता है। मतलब हम जाएंगे उस समूह के मध्य जाएंगे और अपरिचित दर्शक की तरह जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये क्या है, असहभागी अवलोकन है, ठीक है ना। असहभागी अवलोकन के गुण क्या है, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ। मतलब जो हम इसके कोई सदस्य नहीं है, ठीक है ना, है ना, हम उस समूह के सदस्य नहीं होंगे उस, और तो क्या होगा कि हम निष्पक्ष ढंग से और वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन कर पाएंगे, कोई पक्षपात नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा होगा कि कई बार हम लोग किसी सहभागी अवलोकन करते हैं तो उस समूह के सदस्य बन जाते हैं, तो हम उसकी घटनाओं को, उनकी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, क्या होते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। लेकिन निष्पक्ष असहभागी अवलोकन में हम उसके सदस्य नहीं है, तो उनके मूल्यों से हम प्रभावित नहीं होंगे और निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग अध्ययन करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, जो घटना हो रहा है वही करेंगे, ठीक है ना। विश्वसनीयता होगी दोस्तों। अब दोस्तों वक्त पक्षपात नहीं होगा, कोई मूल्य प्रभावित नहीं होंगे, तो ये इसमें विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। सहज एवं सस्ती विधि, अब 1 साल तक 2 साल तक आप अवलोकन कर रहे हो उनके बीच में रहकर, लेकिन यहाँ क्या है कि आप किसी विशेष मौके पे गए, ठीक है, किसी विशेष मौके पे गए और आपने जो वहां पे घटना घटी या जो भी व्यवहार हुआ उसको आपने अध्ययन, उसको नोट कर लिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये सस्ती विधि हो गई। यहाँ 2 साल तक रह के करना पड़ेगा और यहाँ पे वर्ष में 4-5 बार आप गए और आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो क्या है, सहज और सस्ती विधि है। सावधानी पूर्वक विश्लेषण हो जाता है दोस्तों। अब क्या है कि भाई जैसे ही आप क्या बोलते हैं, इसका सदस्य बनते हैं ना, इस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता के पास पर्याप्त समय होता है, वह घटनाओं, गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं को नोट कर लेता है या रिकॉर्ड कर लेता है और किसी विशिष्ट प्रकार की भूमिका का निर्वहन नहीं करती है, और उसके पास गहनता से तथा सावधानी से आंकड़ों का विश्लेषण करने का समय भी तथा दृष्टिकोण होता है। क्योंकि दोस्तों आप तो चार थोड़े, आपका इसमें समय कम लग रहा है, क्या होता है, इसमें समय कम लग रहा है, तो आप जो डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, डाटा कलेक्ट करोगे उसका सावधानी पूर्वक उसका उसका क्या है, उसका सावधानी उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर सकते हो, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर सकते हो दोस्तों। बिना हस्तक्षेप के होगा, मतलब आप आपने जो है समुदाय है ना, समूह है उसमें हस्तक्षेप किए बिना अपना अवलोकन किया है, ठीक है ना, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, सहभागी ने आपने क्या किया, हस्तक्षेप किया है दोस्तों। अब असहभागी अवलोकन के दोष भी हैं कि पूर्ण असहभागी अवलोकन संभव नहीं है। अब दोस्तों आप सोचो, पूर्ण असहभागी अवलोकन कर लो, नहीं, आपको पहली बात इस तरह के समूह आपको क्यों अवलोकन करने देगा, ठीक है ना, आपको असहभागी अवलोकन भी क्यों करने देगा। वो आपको देखेगा तो आप जनजातीय समूह होते हैं या कुछ इस तरह के संप्रदाय होते हैं या कुछ तरह इस तरह की जो पार्टियां होती हैं, जैसे कुछ कुछ किटी पार्टी चल रही है औरतों की, आप उसका अवलोकन कैसे करोगे, आपको तो घुसने भी नहीं देंगे, वो मार के भगा देंगी, ठीक है ना। उसी तरह जनजातीय समूह में आप एक क्या बोलते हैं उसको देखेंगे, आपको अपरिचित को देखेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, भगा देंगे वो, ठीक है ना। तो क्या है, पूर्ण असहभागी अवलोकन संभव नहीं है, आपको थोड़ा बहुत सहभागी तो बनना ही पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे आपके समूह का अवलोकन करना चाहता हूँ और आपसे जुड़ी समस्याओं पे मैं ये काम कर रहा हूँ और सरकार का मैं ध्यान खींचूंगा, तो क्या होगा, तभी वो आपको परमिशन देंगे, अदरवाइज आप अवलोकन नहीं कर पाएंगे।
अपर्याप्त वस्तुनिष्ठता, क्या अपर्याप्त वस्तुनिष्ठता, ये सही है कि भाई असहभागी अवलोकन तुलनात्मक रूप से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ माना जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, अवलोकित किया जाने वाला अवलोकित किया जाने वाला अवलोकित किया जाने वाला समूह क्या है, समूह समूह मानवों का है। और जो अवलोकन कर रहा है, ठीक है ना, अवलोकन 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 करने वाला वो भी मानव है। अब मानव है तो कुछ ना कुछ तो मूल्य होंगे उसके, और वो जो मूल्य होंगे तो वो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, वो मूल्य प्रभावित करेंगे। तो क्या है, अपर्याप्त वस्तुनिष्ठता होती है। अप्राकृतिक औपचारिक सूचनाएं, अपूर्ण समझ, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि भाई असहभागी अवलोकन का में एक पक्ष प्राकृतिक व्यवहार करता है, किंतु शोधकर्ता उतना प्राकृतिक तथा औपचारिक नहीं है जितना कि गहन तथ्यों को उजागर करने के लिए होना चाहिए। इसी कारण से इस विधि को सार्वभौमिक विधि नहीं माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, नहीं माना जाता है। इसमें अपूर्ण समझ भी एक नोट कर लो, अपूर्ण समझ, ठीक है ना। क्या है, ये चौथा पॉइंट है, अपूर्ण समझ। जब कोई शोधकर्ता किसी समूह की विशेष सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पे शोध कर रहा होता है ना, तो उसे बहुत सारी वास्तविक अर्थ पता नहीं होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, असहभागी अवलोकन है, तो आपको क्या पता कि भाई उन्होंने कोई शब्द बोला, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है आपको नहीं पता है। तो क्या है कि आपको समझ ही नहीं है ना। आप आंख बंद करके मूक दर्शक की तरह नोट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ठीक है ना। बलि देते वक्त उन्होंने कुछ मंत्रों को बोला, तो उस मंत्रों का क्या अर्थ है, क्यों वो मंत्र बोले गए, ठीक है, किन देवताओं के लिए बोले गए, और उन मंत्रों को बोलने का उद्देश्य क्या है। तो ये इस तरह की अपूर्ण समझ होती है इसके अंदर दोस्तों। तो ये असहभागी अवलोकन के दोष हैं। सामूहिक अवलोकन क्या होता है दोस्तों, अब ये लास्ट वाला है। जब किसी घटना, गतिविधि, क्रिया का अवलोकन या निरीक्षण, ठीक है ना, निरीक्षण एक शोधकर्ता की बजाय कई शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, तो यह सामूहिक अवलोकन किया जाता है। मतलब आप जब कई सारे लोग मिलके, ठीक है ना, कई सारे लोग मिलके, ठीक है, कई सारे लोग मिलके कोई अवलोकन करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, सामूहिक अवलोकन कहलाता है, ठीक है ना। ये 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सामूहिक अवलोकन कहलाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये सब शोधार्थियों के लिए है, जो अवलोकित किया जा रहा है उनके लिए नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए ये सामूहिक शब्द प्रयोग में नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके कई सारे फायदे हैं कि भाई अलग अलग विषय के, ठीक है ना, अलग अलग विषय के लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग विषय के विषय के विद्वान विद्वान एक साथ काम करते हैं, एक साथ साथ कार्य करते हैं। तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि भाई अर्थशास्त्री होगा, वो अर्थशास्त्र के अपने इकोनॉमिक्स के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से उस घटना को देखेगा। पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। समाजशास्त्र वाला सोशल के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो क्या होगा, अलग अलग अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और निष्कर्ष बहुत बेहतर प्राप्त होंगे आपके, ठीक है ना। तो क्या है कि इसका ये फायदा है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो क्या होता है, इसमें निष्पक्षता बनी रहती है, पक्षपात और मूल्य की संभावना नहीं रहती है। मान लो 10 लोगों का समूह है, तो 10 में से एक दो ने मूल्य, एक दो लोगों जो है वो उन्होंने पक्षपात किया, लेकिन बाकी 8 लोग तो निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। तो क्या होगा, ये ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन समस्या भी है दोस्तों, जब आप अलग अलग विषय के विद्वानों को एक साथ लेके आएंगे ना, तो इनके बीच में सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल है, सामंजस्य बिठाना मुश्किल है दोस्तों, सामंजस्य बिठाना मुश्किल है, ठीक है ना। हर कोई अपने विषय को श्रेष्ठ बताएगा, हर कोई कोई अपने 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 विषय को विषय को श्रेष्ठ 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 घोषित करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, कोशिश करेगा करेगा, ठीक है ना, कोशिश करेगा। और क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट लेना चाहेगा, क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है ना, क्रेडिट। जब शोध के दौरान सफलता का क्रेडिट लेगा वो, क्रेडिट क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है ना।
तो ये इसके क्या है, ये इसके दोष हो गए दोस्तों, ठीक है ना, दोष हो गए। तो ये दोष आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं, ये मैंने काफी गहन वो अध्ययन करके मैंने ये निकाले हैं कि भाई ये इसके ये सामूहिक अवलोकन के ये दोष भी हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरे इतने सारे विद्वानों को विद्वानों को मतलब अलग अलग विषय, क्या, अलग अलग विषय के विद्वानों को एक एक जगह है, जगह है, एक कार्य के लिए कार्य के लिए एकत्रित करना 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 कठिन कार्य है, ठीक है ना। क्या कठिन कार्य है भाई, आप इतने सारे विशेषज्ञों को एक साथ इकट्ठा कैसे करोगे, नहीं होंगे इकट्ठा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या है, और क्या हो सकता है दोस्तों, ये खर्चीली हो जाएगी, खर्चीली 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 हो जाएगी। क्यों, इतने सारे विद्वानों का खर्चा उठाना, भाई अब ये इस तरह के विद्वान होंगे तो ये 5 स्टार होटल में रुकेंगे, कोई वैसे झोपड़ी में तो रुकेंगे नहीं, इनका खाना महंगा, रहना पीना, जहाज से आएंगे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक बहुत खर्चीली विधि साबित हो जाएगी। तो ये सामूहिक अवलोकन के दोष हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सामूहिक अवलोकन के दोष, दोष मैंने आपको बताए हैं, 1 2 3, ठीक है, आप इसको भी नोट कर लेना, 4 और 5, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, बहुत लाइक कीजिए, खूब दबा के, ठीक है ना, ढेरों लाइक, कहते हैं ना ढेरों लाइक, वो कीजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, हर तक पहुंचाइए, हर किसी को शेयर कीजिए ये। और क्या कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए ये, ठीक है ना, अपने यार दोस्तों जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, जो बच्चे एमए में हैं, जिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी ये शेयर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ज्यादा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, मेरी यही आपसे गुजारिश है, ठीक है। और अगला आगे अवलोकन हमने कर लिया, अब इंटरव्यू लेके आएंगे हम, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवलोकन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है आपका, ठीक है, तो उस पे भी हम आपका डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद।